स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो भूपृष्ठ अथवा पृथ्वी के स्थल भाग पर पाए जाने वाली जल की राशियों को पृष्ठीय जल अथवा स्थलीय जल अथवा आंतरिक जल बोला जाता है। पृष्ठीय जल संसाधन में हमें जो है नदियाँ, झीलें, सरिताएँ, तालाब और दलदली भूमियाँ जो हैं वो इंक्लूड करी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पृष्ठीय जल संसाधनों का महत्व क्या है। तो पृष्ठीय जल संसाधनों का बहुत ज़्यादा महत्व है। स्थलीय जल संसाधन मनुष्य, जंतु, वनस्पति जगत, पर्यावरण सभी के लिए सभी को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। सबसे पहली बात तो पृथ्वी पर स्थलाकृतियों का जो उच्चावच होता है, ढाल होता है, मिट्टी की जो रचना है वो पृष्ठीय जल संसाधनों के द्वारा ही होती है। सभी प्रकार के जीवों के लिए जीवन धारण हेतु जल राशियों से ही प्राप्त होता है। स्थलीय जल संसाधन और जनसंख्या के वितरण में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, यानी कि जहाँ पे स्थलीय जल संसाधन होते हैं वहाँ पे जनसंख्या का वितरण अच्छा पाया जाता है, और जहाँ पे जो स्थलीय जल संसाधन हैं उनकी कमी पाई जाती है तो वहाँ पे जनसंख्या भी कम पाई जाती है। इसके अलावा जल संसाधन ही मानवीय बस्तियों के क्रम यानी कि हायरार्की को निर्धारण करते हैं, यानी कि जहाँ पे अच्छे वाटर रिसोर्स मिलेंगे, अच्छे सरफेस वाटर रिसोर्स मिलेंगे, वहाँ पे हमें बड़े बड़े शहर देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे अगर सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे जो सिटीज़ होंगी वहाँ पे वो छोटी सिटीज़ मिलेंगी। पृष्ठीय जल संसाधन न केवल कृषि, परिवहन, उद्योग जैसे आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए अनिवार्य हैं, बल्कि जल विद्युत का उत्पादन करिए घरेलू और औद्योगिक ऊर्जा भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा ग्लोबल हाइड्रोलॉजी का जो साइकिल होती है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है ये जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं। ये न केवल वातावरण में, वायुमंडल में आर्द्रता की वृद्धि करते हैं, बल्कि तापमान की विषमता को भी कम करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने में इनकी भूमिका साफ और स्पष्ट देखी जा सकती है। इसके अलावा जो नदियाँ होती हैं वो राष्ट्रीय और राज्यों के बीच जो है प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण करती हैं, और बल्कि जो मनुष्य होते हैं उनकी धार्मिक और सामाजिक उत्सव और मेले जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जो है नदियों से जुड़ी हुई होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड में पृष्ठीय जल संसाधन के स्रोत और उनका वितरण किस तरीके का है। तो पृष्ठीय जल संसाधन का जो मुख्य स्रोत है वो वर्षा है, और वर्षा का वितरण सभी भागों में एक जैसा नहीं मिलता विश्व के। और वर्षा की जो वितरण की क्षेत्रीय समानता है उनको कुछ चीज़ों के संदर्भ में समझा जा सकता है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वायुदाब और पवन तंत्र के संदर्भ में हमको पता है कि अधिकतम जो बारिश होती है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। इसी प्रकार जो 40 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होते हैं वहाँ पे भी ज़्यादा बारिश होती है। इसके अतिरिक्त ध्रुवों के निकट जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। विश्व में वर्षा के इस वितरण को जो है वो वायुदाब कटिबंध कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न वायुदाब पाए जाते हैं। आपको याद भी होगा हमने पिछले सेमेस्टर में किए थे, जबकि दो निम्न वर्षा वाले प्रदेशों में उच्च वायुदाब कटिबंध पाए जाते हैं। इसके अलावा बारिश को कहीं ना कहीं जल और स्थल की स्थिति, पवनों की दिशा, पर्वतों का अवरोध, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी प्रभावित करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं जल और स्थल के वितरण के संदर्भ में। दोनों गोलार्धों में जल और स्थल का जो वितरण है वो काफ़ी असमान पाया जाता है। मध्य अक्षांशों में जो है आपने देखा होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध है काफ़ी बड़ा पोर्शन जो मिडल लैटिट्यूड्स हैं उसमें स्थल भाग का देखने को मिलता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो भूखंड होते हैं उनके आंतरिक भाग समुद्र से दूरी बढ़ने के कारण शुष्क पाया जाता है, क्योंकि तट से दूर जाने पर वहाँ पे वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तीसरा है पवनों के स्वभाव के संदर्भ में। पवनें भी कहीं ना कहीं वर्षा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। जो ठंडी पवनों में गर्म पवनों की अपेक्षा जलवाष्प धारण करने की क्षमता कम होती है। यही कारण है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं पर्वतीय अवरोधों के संदर्भ में। प्रचलित पवनों के मार्ग में अगर कोई विशाल पर्वत आ जाए, जैसे यहाँ पे अपना पश्चिमी घाट आ जाता है मानसूनी पवनों के,
रास्ते में, तो हम देख पाते हैं कि पश्चिमी घाट के पवन अभिमुखी ढाल पे ज़्यादा बारिश होती है, जबकि पवन विमुखी ढाल पे कम बारिश होती है। इसी तरीके से अगर पवनों की डायरेक्शन के अगर पैरेलल कोई माउंटेन पाया जाता है, जैसे अरावली है, तो वो पवनों को रोक नहीं पाता और पवनें जो है उस एरिया में बारिश नहीं कर पाती। इसी वजह से जो राजस्थान है वो काफ़ी शुष्क पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पवनों की दिशा के संदर्भ में। जो समुद्र से आने वाली जो पवनें होती हैं वो आर्द्र होती हैं, जबकि जो स्थल से बह के आने वाली जो पवनें होती हैं वो गर्म होती हैं और शुष्क होती है। इसकी वजह से वो कम बारिश कर पाती हैं। यही वजह होती है कि हमने पहले भी किया था कि सन्मार्गी पवनों के कटिबंध यानी कि 35 से 40 डिग्री अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में तो बारिश होती है, जबकि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे शुष्क रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सन्मार्गी पवनें अपना सारा का सारा जो मॉइस्चर है वो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में डाल देती हैं और पश्चिमी भाग शुष्क रह जाते हैं। इसका उलट जो है पछुआ पवनों के संदर्भ में पाया जाता है। पछुआ पवनें जो हैं आपके मिडल लैटिट्यूड्स में बहती हैं, तो पछुआ पवनें जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में बारिश करती हैं और महाद्वीपों के पूर्वी भाग जो हैं वो शुष्क रह जाते हैं। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड को हम 5 जो है वर्षा के जोन्स में बांट सकते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाले क्षेत्र, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र और 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र। तो अब आप यहाँ पे लोकेशन में देख सकते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वाले क्षेत्र, इसमें भूमध्य रेखीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधों के पश्चिमी तट पर स्थित पवन विमुखी ढाल और मानसूनी प्रदेशों के समुद्र तटीय भाग आते हैं। 100 से अगर 200 सेंटीमीटर की बारिश की अगर बात करें, 100 से अगर 200 सेंटीमीटर की अगर बारिश की बात करें तो इस वर्ग में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के निकटवर्ती प्रदेश तथा उष्ण शीतोष्ण कटिबंधों के तटीय प्रदेश शामिल किए जाते हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र ये ऐसे क्षेत्र हैं जो उष्ण कटिबंधों के भीतरी भागों तथा शीतोष्ण कटिबंधों के पूर्वी और आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र इस वर्ग में पर्वत श्रेणियों के वृष्टि छाया प्रदेश, महाद्वीपों के आंतरिक भाग तथा उच्च अक्षांशीय भाग शामिल किए जाते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें गर्म और ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश आ जाते हैं। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो पृथ्वी का लगभग 55% भाग ऐसा है जो जहाँ पे शुष्क और अर्धशुष्क दशाएं पाई जाती हैं, यानी कि वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। आप ये डायग्राम भी देखें एक बार, तो आप देख पा रहे हैं कि जो है यहाँ पे वर्ल्ड का लगभग 30% एरिया ऐसा है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। उपाध्र प्रदेश लगभग 20% है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में लगभग 11% वर्ल्ड का ऐसा भाग है जहाँ पे ऐसी कंडीशन पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो आंध्र प्रदेश है वो वर्ल्ड का मात्र 5% पाया जाता है। अगर महाद्वीपों के अनुसार अगर हम बात करें तो कोई भी महाद्वीप ऐसा नहीं पाया जाता जहाँ पे जो या तो बहुत ज़्यादा शुष्क हो या बहुत ज़्यादा आर्द्र हो। हर महाद्वीप में ये दोनों कंडीशन पाई जाती हैं। सभी महाद्वीप औसत वार्षिक वर्षा की दृष्टि से शुष्क और अर्धशुष्क वर्गों में आते हैं। कोई भी महाद्वीप आर्द्र नहीं है। आर्द्र केवल कुछ निश्चित भाग होते हैं। वर्षा के इसी वितरण के अनुरूप ही जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है महाद्वीपों में, तो सबसे ज़्यादा जो है दक्षिण अमेरिका जो है वहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा मिलती है 44.2 सेंटीमीटर, और सबसे कम जो बारिश है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है 7.5 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। अब बात होती है कि वर्षा का यही जो पानी है ये जो है जो आपके तालाब होते हैं, झील होते हैं, नदियाँ होती हैं, इनका रूप धारण करता है। नदियाँ अपने उद्गम स्थल से अपने मुहाने तक जल का परिवहन कर मार्ग में आने वाले प्रदेशों के लिए संसाधन का कार्य करती हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है आपका सरफेस वाटर रिसोर्स को यूज़ किया जा सकता है। तो 5-6 अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे घरेलू उपयोग, तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है घर में जहाँ पे पानी का यूज़ ना होता हो। पीने को लेके, नहाने को लेके, साफ़ सफाई, खाना बनाने, पालतू पशुओं के लिए जो है उपयोग किया जाता है। जल की मात्रा का प्रति व्यक्ति उपयोग किसी समाज के आर्थिक और औद्योगिक विकास को दर्शाता है। अधिकांश पिछड़े और एशियाई देशों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति जल का उपयोग जो है वो 100 गुना ज़्यादा, यानी कि अगर एशिया में एक आदमी अगर 10 लीटर पानी उपयोग में लाता है दिन में, तो हो सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका में ये हो 1000 लीटर के आसपास। दूसरा है औद्योगिक उपयोग। तो जल की उपलब्धता विनिर्माण उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। उद्योगों में जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे भाप बनाने को लेके हो, चीज़ों को ठंडा करने को लेके हो, कोयले को धोने को लेके हो, चमड़े को धोने, रंगाई को लेके हो। और कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहाँ पे एकदम बिल्कुल साफ़ जल की ज़रूरत होती है, जैसे वस्त्र निर्माण का उद्योग हो गया, औषधि निर्माण, रसायन और अल्कोहल में बिल्कुल साफ़ पानी की ज़रूरत होती है। उद्योगों में जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर 1 टन रेयन बनाना है तो उसमें लगभग 10 लाख लीटर जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर 1 टन इस्पात बनाना है तो उसमें लगभग 3 लाख लीटर जो है पानी खर्च होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिंचाई में उपयोग। तो वर्षा के अभाव में शुष्क खेतों तक मानव द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा जल पहुंचाने की व्यवस्था को सिंचाई बोला जाता है। यानी कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे वर्षा की मात्रा जो है वो एक लेवल तक नहीं होती, तो वहाँ पे हमको सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। तो सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात तो वर्षा की प्रकृति, हर जगह बारिश एक जैसी नहीं होती। तो वर्षा की मात्रा अपर्याप्त होना, उसका आगमन अनिश्चित होना, उसकी प्रकृति का मौसमी होना, ये सारी की सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता होगी नहीं या नहीं होगी। इसके अलावा भोजन और कच्चा माल, यानी कि अब जो है आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में चल रहा है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो बीज होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में सिंचाई चाहिए होती है, उर्वरक चाहिए होते हैं, इसके अलावा कीटनाशक चाहिए होते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट जो है पानी की खपत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा जल की हानि बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ जो गर्म एरियाज़ होते हैं, जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारा जो जल है वो वाष्प बन के उड़ जाता है। तो एज ए रिज़ल्ट इस कंडीशन में हमको सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। कुछ फसलों के लिए जल की नेचुरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे चावल हो गया, गन्ना हो गया, पटसन हो गया और सब्जियां वगैरह हो गई। तो इन फसलों को जो है नेचुरली पानी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। बारिश से जो है इनकी पूर्ति नहीं की जा सकती पानी की, तो एज ए रिज़ल्ट सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी जो है अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग तरीके की होती है। और जो दोमट मिट्टी होती है या बलुई मिट्टी होती है वो जल को काफ़ी देर तक अपने अंदर सोख नहीं सकती, तो एज ए रिज़ल्ट उसको बार बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है मूसलाधार वर्षा, यानी कि एक ही समय में बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना मूसलाधार वर्षा कहलाती है। तो वर्ल्ड में जो ज़्यादातर बारिश होती है वो मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। तो एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, जो पानी होता है वो पानी बह के जो है आपके नदियों में, नालों में चला जाता है और जो भूमि जल स्तर है उसका रिचार्ज नहीं हो पाता। तो एज ए रिज़ल्ट क्या है कि पृथ्वी के अंदर या ज़मीन के अंदर पानी का रिसाव नहीं होता और वहाँ पे क्या है उस टाइम तो जो है पानी बह के चला जाएगा, लेकिन जल्दी ही वहाँ पे सिंचाई की ज़रूरत महसूस होने लग जाती है। अगर सिंचाई की बात करें तो दो भागों में बांटा जा सकता है पूरे के पूरे वर्ल्ड को, शुष्क एवं शुष्क सिंचित क्षेत्र, और दूसरा है वर्षा ऋतु की अल्पावधि वाले सिंचित प्रदेश। तो शुष्क और शुष्क सिंचित प्रदेश ये वो एरियाज़ हैं जो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं, जहाँ पे तापमान ऊंचा और वर्धन काल काफ़ी लंबा होता है। यहाँ पे जो बारिश होती है वो 50-75 सेंटीमीटर या इससे कम होती है। तो अगर इन क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा मिल जाए तो यहाँ पे कृषि उत्पादन बढ़ सकता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है, जैसे मिस्र में नील नदी के डेल्टा में जो है कृषि भूमि पर सिंचाई से कपास और गेहूं की खेती की जा रही है आजकल।
इसी तरीके से ईरान में जो है एल्बुर्ज पर्वत के जो ढलाने हैं वहाँ पे सिंचाई की सहायता से खाद्यान्न और कपास की खेती की जा रही है। इसी तरीके से जो है टर्की में जो है मध्य पठार से निकलने वाली नदियों पर बांध बनाकर जो है सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। अगर मध्य एशिया की बात करें, जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे शुष्क देशों में सिंचाई की सहायता से चाय, चुकंदर, कपास और मक्का की जो खेती हैं वो जो फसलें हैं वो उगाई जा रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी जो भाग हैं मरुस्थलीय हैं। पानी के अलावा यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें कृषि के अनुकूल हैं, अतः यहाँ पे रॉकीज पर्वत से निकलने वाली नदियों पर बांध बनाकर जो है वो सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्षा ऋतु की अल्पावधि वाले सिंचित प्रदेश, यानी कि ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जो बारिश होती है वो कुछ महीनों में होती है और पूरा साल भर जो है वो बारिश मिलती ही नहीं है। तो इस वर्ग में एशिया के मानसूनी वर्षा वाले इलाके और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश शामिल किया जाता है। आपको पता है कि जो दक्षिण एशिया है या दक्षिणी पूर्वी एशिया, वहाँ पे जो है मानसून आती है, 3-4 महीने मानसून आती है और पूरे साल भर जो है वो बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है। गर्मियों में बारिश होती है, जबकि जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाला प्रदेश है वहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है, जबकि जो गर्मियाँ होती हैं वो काफ़ी शुष्क होती हैं। तो एज ए रिज़ल्ट क्या है, यहाँ इन प्रदेशों में स्पेशली सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे चीन में है, तो चीन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र जो है वो पाया जाता है। लगभग वर्ल्ड का लगभग जो है आपका लगभग 29% जो सिंचित क्षेत्र है वो चीन में पाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में भी वर्ल्ड का लगभग 19% सिंचित क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सिंचाई जो है वो ज़्यादातर कुओं और नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा और तालाबों द्वारा की जाती है। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया के अन्य चावल उत्पादक देश जैसे कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस में नहरों, कुओं और जलाशयों द्वारा सिंचाई की जाती है। भूमध्य सागर के उत्तरी तट पर स्थित देश जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली, यूनान, मोरक्को, ट्यूनीशिया इत्यादि में सिंचाई से जो है वो सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टे फल होते हैं वो उगाए जाते हैं और खाद्यान्नों की कृषि भी की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जल विद्युत की। तो जो आपका सरफेस वाटर होता है उसी का यूज़ करके जो है जल विद्युत पैदा की जाती है, स्पेशली जो पर्वतीय एरियाज़ होते हैं वहाँ पे। तो वर्तमान में जल विद्युत का व्यापक उपयोग होने लगा है। जल जितनी ज़्यादा ऊंचाई से टरबाइन के पंखों पर गिरेगा वह उतनी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करेगा। लेकिन जल विद्युत को जो है प्रभावित करने वाली कुछ एक चीज़ें होती हैं, जैसे जो है जल की एक बड़ी राशि यानी कि किसी नदी का बारहमासी होना ज़रूरी है। जल की मात्रा भी पर्याप्त और एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कभी नदी में बाढ़ आ जाए और कभी नदी में पानी का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो जाए। धरातल ऊंचा नीचा होना चाहिए ताकि वहाँ पे जो है नेचुरल जो है वाटरफॉल बनाया जा सके, जलप्रपात बनाया जा सके। जो कृत्रिम जलप्रपात होते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। जलप्रपात का जो जितना बड़ा होगा और जितना ऊंचा होगा वो भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई से जल टरबाइन के पंखों के ऊपर गिरेगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसके अलावा बिजली की मांग के क्षेत्र भी काफ़ी नज़दीक होने चाहिए, क्योंकि अगर बिजली को हम तारों द्वारा ट्रांसमिट करते हैं तो काफ़ी सारी एनर्जी का लॉस हो जाता है। जैसे अगर बागड़ा नांगल परियोजना पे अगर जो बिजली बनाई जा रही है, अगर दिल्ली तक आते आते उसका लगभग 15% जो हिस्सा है वो कम हो जाता है। जो विद्युत उत्पादन है वो एक कैपिटल इंटेंसिव कार्य है। इसके लिए धन के साथ साथ तकनीकी जानकारी भी होनी आवश्यक है। यही एक रीज़न है कि जिस एरिया में कोयला या खनिज तेल नहीं मिलता, जैसे भारत का उत्तरी पश्चिमी जो इलाका है, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा वाला इलाका है, यहाँ पे कोयला वगैरह इतना ज़्यादा नहीं मिलता। एज ए रिज़ल्ट इस एरिया में जल विद्युत का विकास किया जा रहा है। अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो विश्व में जो है पोटेंशियल जल शक्ति का सबसे बड़ा भंडार जो है वो अफ्रीका में है। लगभग 23% अफ्रीका में जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो ये है जल विद्युत है। तो 23% पोटेंशियल है जल विद्युत का अफ्रीका में, लेकिन यहाँ पे विकास केवल 1% जल विद्युत शक्ति का ही विकास हुआ है।
एशिया में विश्व का लगभग 22% संभावित जल विद्युत शक्ति है, लेकिन इसमें से जो जो डेवलप हो चुकी है वो 11% हो चुकी है। इसी तरीके से दक्षिण अमेरिका में विश्व की लगभग 17% संभावित जल शक्ति है, लेकिन उसमें से केवल 4% का ही विकास हो पाया है। तो ये डिसाइड करता है कि देश क्या इस काबिल हैं टेक्नोलॉजी को लेके, या अपने जो है क्या वो इतने ज़्यादा रिच हैं कि वो जल विद्युत में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो विश्व में जल विद्युत का सबसे ज़्यादा विकास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के नियाग्रा जलप्रपात के आसपास हुआ है। अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अफ्रीका के काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं वो अभी काफ़ी डेवलपिंग स्टेज में है। उनके पास ना तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ना इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है कि वो अपनी जल विद्युत का विकास कर पाएँ। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मत्स्य उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो दुनिया भर की जो नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, वहाँ पे मछली पकड़ने का व्यवसाय प्राचीन काल से चला आ रहा है। लगभग हर देश में ये काम किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिसिसिपी, कोलंबिया नदियाँ, रूस में वोल्गा, डॉन, नीपर, ओबे, येनिसी और आमूर नदियाँ, भारत में गंगा, सतलुज, महानदी, चीन में हुआंगहो, यांगसिक्यांग जैसी बड़ी नदियों में जो है काफ़ी ज़्यादा मत्स्य पालन होता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई के सभी देशों में छोटी बड़ी नदियों से स्थानीय भोजन की पूर्ति के लिए मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और जो मछली पकड़ना है, इसको हम ताजे जल की मछलियाँ बोला जाता है, इसको आंतरिक मत्स्य उत्पादन बोला जाता है। नेक्स्ट है अंतरस्थलीय जलमार्गों में उपयोग। जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा जो उपयोग है वो अंतरस्थलीय जलमार्गों के रूप में किया जाता है, यानी कि परिवहन के रूप में किया जाता है। यूरोप में ये काफ़ी डेवलप्ड स्टेज में है और इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप ये आज का लेक्चर बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।